हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फाइनेंस विद सौम्या। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th एफ का चैप्टर नंबर 3, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो एक बार एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद उसको सेटल करना पड़ता है। नाउ देयर आर मेनी फेजेस इन द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। जनवरी 2002 तक वीकली सेटलमेंट प्रोसेस चलता था, यानी आज ट्रेड हुआ वो अगले हफ्ते सेटल होता था। बट सिंस अप्रैल 2003 रोलिंग सेटलमेंट आया। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है कि एक ट्रेड डे के कुछ स्पेसिफिक फिक्स नंबर ऑफ डेज के बाद सेटल हो जाएगा। तो करेंटली जो इंडिया में सेटलमेंट चलता है वो चलता है T+2 डेज पे, और ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2003 के बाद से। रोलिंग सेटलमेंट were introduced for all securities. In a rolling settlement, each trading day is considered as a trading period and trades executed during the day are settled based on the net obligations for the day. तो T+2 रोलिंग सेटलमेंट पीरियड चलता है। हर एक दिन को एक ट्रेडिंग पीरियड माना जाता है और जो ट्रेड्स हैं वो सेटल होते हैं बेस्ड ऑन द नेट ऑब्लिगेशंस, यानी कि हर एक बायर और हर एक सेलर की नेट ऑब्लिगेशंस निकाली जाती हैं, मतलब उसको नेट में कितना पैसा पे करना है। अंडर रोलिंग सेटलमेंट ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन अ ट्रेडिंग डे आर सेटल्ड एक्स डेज लेटर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक फिक्स नंबर ऑफ डेज के बाद सेटल होता है। इसको हम T+X रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो T होता है वो हमारा ट्रेड डेट होता है। X इज द नंबर ऑफ बिजनेस डेज आफ्टर ट्रेड डेट। अगर T+2 है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रेड मंडे को हुआ तो वो वेंसडे को सेटल होगा, राइट। अब सबसे पुराना जो था जुलाई 2000 से जो चलता था वो था T+5। फिर अप्रैल 2001 में T+3 आया, उसके बाद अप्रैल 2003 में T+2 आया। फिर सबसे जो रिसेंट 27 जनवरी 2023 में अब आज की डेट में T+1 आ चुका है। इसके अंदर लेटेस्ट इनोवेशंस हैं DER। तो पहला डी फिर डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज हैव बीन अडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज। तो ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा है। डीमैट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज आ गया कि लोग अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आ गई जिसका नाम है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद अकाउंट पीरियड सेटलमेंट जो होता था पहले, उसको रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। इससे जो सेटलमेंट की साइकिल है वो शॉर्ट हो गई। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्लियरिंग और सेटलमेंट में यूज होती हैं। इसमें 4 टर्म्स हैं, सिक्योरिटी पे इन, फंड्स पे इन और सिक्योरिटीज पे इन और फंड्स पे आउट। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से समझाती हूँ। डेफिनेशन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जस्ट समझने की ट्राई करो। देखो, ये है हमारा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSCCL। आप दोनों टर्म्स इंटरचेंजली यूज कर सकते हो। अब अगर कुछ भी सामान इसके अंदर जाएगा तो वो पे इन होगा, ठीक है, पे इन। और एक्सचेंज से अगर कुछ भी बाहर जाएगा तो वो पे आउट होगा। इतना समझ गए? अब देखो, ये मैं वापस से बनाती हूँ स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा था स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज के बिहाफ पे ही काम करती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि सिक्योरिटीज पे इन बताओ क्या होता है, तो पे इन मैंने बताया कुछ चीज़ एक्सचेंज के अंदर जा रही है। अब सिक्योरिटीज पे इन यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर जा रही हैं। तो इसमें आप डिफाइन कर दोगे कि द डे इन विच सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड टू द एक्सचेंज। सिक्योरिटीज एक्सचेंज को दी जाती हैं। कौन देता है? जो सिक्योरिटी बेच रहा है वही तो देगा। द डे ऑन विच सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड टू द एक्सचेंज बाय द सेलर इज नोन एज द सिक्योरिटीज पे इन डे। अब बात करते हैं फंड्स पे इन डे की। तो फंड्स पे इन डे वो होता है द डे इन विच फंड्स आर डिलीवर्ड टू द एक्सचेंज बाय द बायर। जिस दिन सिक्योरिटीज को खरीदने वाला बंदा स्टॉक एक्सचेंज को पैसे दे देता है वो होता है फंड्स पे इन डे। अब इसका उल्टा होता है पे आउट डे, यानी एक्सचेंज से बाहर कुछ जा रहा है। तो सिक्योरिटीज पे आउट डे हो गया द डे इन विच द एक्सचेंज डिलीवर्स द सिक्योरिटीज टू द बायर, यानी जिसने सिक्योरिटीज खरीदी थी एक्सचेंज ने उसको अपने पास से वो सिक्योरिटीज दे दी, यानी सिक्योरिटीज का पे आउट हो गया एक्सचेंज की तरफ से, तो वो हुआ सिक्योरिटीज पे आउट डे। अब फंड्स पे आउट डे जस्ट उल्टा, सिक्योरिटीज की जगह फंड्स रख देंगे, बाकी चीज सेम। द डे ऑन विच द स्टॉक एक्सचेंज डिलीवर्स द फंड टू द सेलर, यानी जो सिक्योरिटी बेच रहा था एक्सचेंज ने उसको उसकी सिक्योरिटी के पैसे दे दिए। तो अगर आपसे पूछता है सिक्योरिटीज पे इन डे क्या होता है, सिक्योरिटीज पे आउट डे, फंड्स पे इन और फंड्स पे आउट, आप बता दोगे। इन जनरल आपसे पे इन डे पूछता है तो आप दोनों लिख के आ जाओगे कि वो दिन जिस दिन बायर पैसे दे देता है एक्सचेंज को और सेलर
सिक्योरिटीज देता है एक्सचेंज को, वो पे इन डे हो गया। पे आउट डे क्या हुआ? जिस दिन एक्सचेंज ने बायर को सिक्योरिटीज दे दी और सेलर को पैसे दे दिए। यानी पे इन डे में दोनों चीज़ें एक्सचेंज के अंदर जाएंगी, पे आउट डे में दोनों चीज़ें एक्सचेंज के बाहर जाएंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन साइकिल में क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये हमने बीएफटी में जैसे करा था ना, ये उसके सिमिलर है। सबसे पहले ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है। इसमें थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक पहले वो डिसाइड करता है वो बंदा जिसके पास एसेट्स हैं, या तो सिक्योरिटी या तो पैसे, कि उसको बाय करनी है या सेल करनी है सिक्योरिटी। एक बार उसने डिसीजन बना लिया, उसके बाद वो ब्रोकर को सिलेक्ट करता है और ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर और प्लेसिंग द ऑर्डर। उसके बाद वो ऑर्डर जब मैच ढूंढ लेता है तो वो ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार ट्रेडिंग साइकिल खत्म हो गई तो ट्रेड्स की नेटिंग होती है, जिससे ऑब्लिगेशन पता चलती है ट्रेडिंग मेंबर की। यानी एक ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू किसी ने 100 शेयर खरीदे और उसी ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू किसी ने 80 शेयर बेचे। इस तरीके से जो ऑब्लिगेशन है ट्रेडिंग मेंबर की, प्लस माइनस करके उनका नेट निकलता है कि नेट ऑब्लिगेशन कितनी है उस ट्रेडिंग मेंबर के ऊपर। लास्ट में बायर पैसे दे देता है और सेलर सिक्योरिटीज दे देता है और सेटलमेंट हो जाता है। अब सेटलमेंट प्रोसेस के अंदर क्या क्या एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं? पहला होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो कि है NSCCL, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट आर इट्स सेंट्रल फंक्शन। तो जो NSCCL है वो हमारी लीगल काउंटर पार्टी है, जिसका काम है ट्रेड्स को क्लियर करना और सेटल करना, साथ साथ रिस्क को मैनेज करना। क्वेश्चन अगर आए कि पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज, NSCCL इज अ 100% सब्सिडरी ऑफ NSE, यानी वो NSE का ही एक सब्सिडरी है और NSCCL इनकॉर्पोरेट किया गया था 1995 में, पर इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे अप्रैल 1996 में। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई? क्लियरिंग और सेटलमेंट करती है, रिस्क को मैनेज करती है, लीगल काउंटर पार्टी है और ऑब्लिगेशंस को नेट करती है। साथ ही NSE की सब्सिडरी है, 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और एक एक्सचेंज की पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जो मैंने नेटिंग वाली बात बताई थी कि NSCCL ऑब्लिगेशंस नेट करती है मेंबर्स के, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं नोवेशन। तो अगर MCQ में आता है व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ नेटिंग कॉल्ड, सो आंसर वुड बी नोवेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बाद जो दूसरी एंटिटी होती है वो होती है क्लियरिंग मेंबर्स। दीज क्लियरिंग मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग देयर ऑब्लिगेशंस एज डिटरमाइंड बाय NSCCL। तो NSCCL ने ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कर दी, अब उनके उसके बाद ऑब्लिगेशन को सेटल करते हैं क्लियरिंग मेंबर्स। क्लियरिंग मेंबर्स को फंड्स अवेलेबल करवाना पड़ता है और सिक्योरिटीज अवेलेबल करवानी पड़ती हैं डेजिग्नेटेड पूल अकाउंट्स में विद द क्लियरिंग बैंक। यानी ये क्लियरिंग मेंबर्स हो गए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह और क्लियरिंग बैंक हो गए डिपॉजिटरी की तरह। क्लियरिंग मेंबर्स तो वो हो गए जो काम करते हैं, जो अकाउंट ओपन करते हैं, फंड्स अवेलेबल करवाते हैं, और जिस बैंक में उनका अकाउंट होता है उस बैंक को कहते हैं क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग बैंक, नाउ ये MCQ आता है कि व्हाट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन क्लियरिंग मेंबर्स एंड NSCCL। तो आंसर होगा क्लियरिंग बैंक। हमारी क्लियरिंग बैंक एक लिंक का काम करती है क्लियरिंग मेंबर और NSCCL के बीच में। Every clearing member is to open a dedicated settlement account with one of the 13 clearing banks. हर एक क्लियरिंग मेंबर को एक सेटलमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है एंड इंडिया में करंटली देयर आर 13 क्लियरिंग बैंक्स। तो अगर MCQ में आता है तो ध्यान रखना 13 है। क्लियरिंग मेंबर जो है फंड्स अवेलेबल करता है क्लियरिंग अकाउंट में पे इन और पे आउट के लिए। अब क्लियरिंग बैंक कुछ फंक्शंस देती है, जो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। वो फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जो क्लियरिंग मेंबर के काफ़ी बल्क ऑपरेशन जिन सिटीज़ में होते हैं उन सिटीज़ में क्लियरिंग बैंक ब्रांच नेटवर्क देती है। तो ब्रांच नेटवर्क, उसके बाद फैसिलिटीज़ देती है लाइक RTGS और EFT, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स देती है, उसके साथ ट्रांसफ़र करती है फंड्स, वैल्यू एडेड सर्विसेज देती है लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट फंड ट्रांसफर अक्रॉस सेंटर्स। जो फोर्थ पार्टिसिपेंट होता है सेटलमेंट में वो होती है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी हमारी कुछ कुछ क्लियरिंग बैंक जैसी ही हो गई, फंक्शंस वगैरह कुछ कुछ सेम ही हो गए। डिपॉजिटरीज इंडिया में 2 ही हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और क्लियरिंग बैंक इंडिया में 13 है। तो डिपॉजिटरीज वो होती हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखती हैं, शेयर्स को, डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो पर्सन डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी ओनर, ये MCQ में आ सकता है। और जो बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट होता है उसी को एक तरीके से डीमैट अकाउंट बोलते हैं। इंडिया में 2 ऑथराइज डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL। NSDL NSE ने सेटअप करी थी, CDSL BSE ने करी थी। उसके बाद आते हैं कस्टोडियंस। कस्टोडियंस वो होते हैं जो सिक्योरिटीज़ को सेफ कीप करने के लिए साथ साथ क्लियरिंग करने के लिए कस्टमर्स के बिहाफ पे रखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर फिजिकल फॉर्म में। साथ ही साथ कस्टोडियंस कॉर्पोरेट एक्शन पे भी ध्यान रखते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं इन्वेस्टर्स को।
कस्टोडियंस से भी रजिस्टर्ड होते हैं और क्लाइंट के बिहाफ पे उनका जो ट्रेड है वो सेटल करते हैं। अब बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में देयर आर बेसिकली 3 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड। पहला है ट्रेडिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम यूज करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। जो NSCCL है वो डिटरमाइन करती है ऑब्लिगेशन ऑफ एक ट्रेडिंग मेंबर नेटिंग के थ्रू, और टू बी प्रिसाइज वो जो नेटिंग होती है उसको हम मल्टीलेटरल नेटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शंस में मैंने एक MCQ देखा था कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑब्लिगेशंस, यूनिलेटरल नेटिंग, बायलेटरल नेटिंग, मल्टीलेटरल नेटिंग या ओनली नेटिंग। तो उसका आंसर होगा मल्टीलेटरल नेटिंग। मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड पॉइंट, क्लियरिंग एंड फिक्सिंग ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशन को क्लियर करती है और फिक्स करती है। Members, after knowing their obligations, make available the funds and securities to NSCCL. तो NSCCL के पास अपने जो फंड्स हैं और सिक्योरिटीज़ हैं अवेलेबल करवाते हैं एक बार उन्हें ऑब्लिगेशंस पता चल जाती हैं। जो मेंबर की डिपॉजिटरी है वो उसके पास ऑब्लिगेशन होती है कि वो सिक्योरिटीज़ को पे इन करे या फिर फंड्स की करे। उनको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है NSCCL से टू पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़। एंट्री क्या है वो मैं आगे बताती हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल ट्रेड्स कंडक्टेड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड आर सेटल्ड टुगेदर। यानी एक पीरियड में जो भी ट्रेड्स हुए वो सारे एक साथ सेटल होते हैं। यहाँ पे लिखा है मल्टीलेटरल नेटिंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द नेट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। मल्टीलेटरल नेटिंग याद रखना गाइस। उसके बाद सेटलमेंट, पे आउट डे ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो जो NSCCL है इलेक्ट्रॉनिकली इंस्ट्रक्शन भेजती है टू द डिपॉजिटरीज या फिर क्लियरिंग बैंक्स टू रिलीव पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज और फंड्स। तो पे आउट के केस में डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग बैंक्स NSCCL के अकाउंट को डेबिट कर देती हैं। चलो थोड़ा अकाउंट्स देखते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया कि पे आउट में जो है NSCCL या फिर स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट से बाहर जाती है चीज़ें, या तो सिक्योरिटी या तो फंड। तो तुम लोगों को पता होगा कि जब कोई अकाउंट में चीज़ अंदर आती है तो उसको क्रेडिटेड बोलते हैं, और जब कोई अकाउंट में चीज़ बाहर जाती है तो उसको डेबिटेड बोलते हैं। जब हमें सैलरी मिलती है तब उसमें बोला जाता है सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो इसका मतलब अंदर आने पे क्रेडिट, बाहर जाने पे डेबिट। अब मैंने तुम्हें बताया पे आउट डे में जब बाहर जाता है फंड्स या सिक्योरिटीज तो फिर NSCCL के अकाउंट से बाहर जा रहा है तो NSCCL का अकाउंट डेबिट होगा। बस यही चीज़ है यहाँ पे, डिपॉजिटरीज एंड क्लियरिंग बैंक्स डेबिट अकाउंट्स ऑफ NSCCL। अब NSCCL का डेबिट हुआ तो जो उल्टे में है ना उनका क्रेडिट होगा, क्रेडिट सेटलमेंट अकाउंट ऑफ मेंबर्स। सेटलमेंट इज कंप्लीट अपॉन रिलीव ऑफ पे आउट फंड्स। एक बार रिलीव हो गए फंड्स तो सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब सेटलमेंट साइकिल फॉर डीमैट सिक्योरिटीज नॉर्मल मार्केट में वही है, ट्रेड्स आर सेटल्ड ऑन T+2 होगा, यहाँ माइनस गलत लिखा है, T+2 बेसिस। टिपिकली ट्रेड्स टेकिंग प्लेस ऑन मंडे आर सेटल्ड ऑन वेडनेसडे। उसके बाद इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स, यानी दो बैंकों के बीच में एक ऐसे कंपनी एक बैंक ऐसी डील्स, ये भी T+2 रोलिंग बेसिस पे सेटल होती हैं। फिजिकल सिक्योरिटीज के केस में जो लिमिटेड फिजिकल मार्केट में चलती हैं, सेटलमेंट इज डन ऑन अ ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस। यानी ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस, हर एक ट्रेड अलग अलग सेटल होता है और एक एक ट्रेड की अलग अलग डिलीवरी ऑब्लिगेशंस बन के आती हैं। बायर मस्ट सेंड द सिक्योरिटीज फॉर ट्रांसफर एंड डीमैट लेटेस्ट विद इन तीन महीना फ्रॉम द डे ऑफ पे आउट। यानी पे आउट डे के 3 मंथ्स के विद इन जो है ट्रांसफर और डीमैट के लिए सिक्योरिटीज को भेज देना चाहिए। अब यहाँ पे आता है सिक्योरिटी सेटलमेंट। तो MCQ में बड़ा ज़रूरी है ये कि मेंबर को कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है DP के साथ, पूल ओपन अकाउंट या फिर पूल अकाउंट। मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू ओपन पूल अकाउंट विद बोथ द डिपॉजिटरीज NSDL और CDSL। तो सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन बताई जाती है NSCCL के द्वारा, मल्टीलेटरल नेटिंग, मेंबर्स डिलीवर द सिक्योरिटीज टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द पे इन डे, मेक अवेलेबल पूल अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे देखो, मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन 9:30 AM एंड 10:30 AM। यानी फिजिकल सेटलमेंट के केस में सुबह 9:30 और 10:30 तक जो है सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो जाने चाहिए। डीमैट सेटलमेंट के केस में 2:30 तक सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो जाने चाहिए। नाउ डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर्स क्या होता है? विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अप्रैल 2001, 2 अप्रैल से सेबी ने इंट्रोड्यूस करी है एक नई फैसिलिटी जो कि होती है डायरेक्टली पेइंग आउट सिक्योरिटीज ऑन द पे आउट डे इन द बेनिफिशियरी अकाउंट ऑफ द क्लाइंट। यानी डायरेक्टली क्लाइंट के अकाउंट में सिक्योरिटीज पहुंच जाएंगी पे आउट डे में। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर NSCCL है वो डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ऑफ द क्लाइंट में शेयर पहुंचवा देंगे। जो क्लियरिंग मेंबर है वो BO अकाउंट की डिटेल्स दे देगा NSCCL को। NSCCL इंस्ट्रक्शन देगी डिपॉजिटरी को कि डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में भिजवा दो सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी सेटलमेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? 3 तरीके की हो सकती हैं। पहला होता है शॉर्ट डिलीवरी, दूसरा बैड डिलीवरी, तीसरा कंपनी ऑब्जेक्शंस। तो शॉर्ट डिलीवरी तब होती है जब एक ब्रोकर या फिर कोई कस्टोडियन
डिलीवर करता है फ्यूअर सिक्योरिटीज देन व्हाट वर कंट्रैक्टेड फॉर, यानी 100 मैंने ऑर्डर करी थी, 100 का मैंने डील करा था, बट उसने मेरे को 60 ही डिलीवर करी, तो ये एक शॉर्ट डिलीवरी हो गई। शॉर्ट डिलीवरी फिजिकल में भी हो सकती है, डीमैट में भी हो सकती है। अब बैड डिलीवरीज वो होती हैं विच आर प्राइमा फेसी डिफेक्टिव, यानी ऐसी डिलीवरीज जो डिफेक्टिव है, रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद इन 2 days, यानी 2 days के अंदर बैड डिलीवरीज मेरे को रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। डिलीवरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई दीज विद इन 2 days, यानी रिपोर्ट भी मैं विद इन 2 days करूंगी और डिलीवरिंग जो मेंबर है उसके पास भी 2 दिन का समय है इनको ठीक करने का। ये बैड डिलीवरी की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेटलमेंट के केस में आती है। तीसरा होता है कंपनी ऑब्जेक्शन, व्हेन डॉक्यूमेंट्स फॉर सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड आर रिटर्न ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच और फॉर एनी अदर रीजन। जब डॉक्यूमेंट्स या तो सिग्नेचर मिसमैच के कारण या फिर किसी और रीजन के कारण रिटर्न हो गए, वो होता है कंपनी ऑब्जेक्शन। सीएम ऑन हुम कंपनी ऑब्जेक्शन इज लॉन्च्ड, ऐसा क्लियरिंग मेंबर जिसके ऊपर कंपनी ऑब्जेक्शन लॉन्च है उसके पास 7 दिन का समय होता है कि वो अपनी कंप्लेन को विड्रॉ कर ले। मूविंग फॉरवर्ड टू शॉर्टेजेस हैंडलिंग, सिक्योरिटीज पे इन डे में जो NSCCL है वो आइडेंटिफाई करती है शॉर्ट डिलीवरीज कि 100 आने थे 60 ही आए, यानी सारी की सारी शॉर्ट डिलीवरी आइडेंटिफाई करती है। और उसके बाद रेस्पेक्टिव क्लियरिंग मेंबर इज डेबिटेड बाय द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटीज नॉट डिलीवर्ड बाय हिम। अब मैं बताती हूँ, ये देखो, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वैल्यूएशन प्राइसेस एंड वैल्यूएशन डेबिट्स। तो एक क्लियरिंग मेंबर है जिसके पास ऑब्लिगेशन थी कि उसको 100 सिक्योरिटीज डिलीवर करनी है। अब ड्यू टू सम रीजन वो 100 सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं कर पाया और उसने केवल 80 सिक्योरिटीज डिलीवर करी, तो ये एक शॉर्ट डिलीवरी हो गई क्योंकि जितनी देनी थी वो पूरी नहीं हुई। अब जो 20 सिक्योरिटीज उसने डिलीवर नहीं करी है ना, वो 20 सिक्योरिटीज का उसके अकाउंट में अमाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी उसके अकाउंट से उतनी सिक्योरिटीज के पैसे कट जाएंगे। अब वो किस प्राइस पे होता है मैं बताती हूँ, ये देखिए, वो 20 सिक्योरिटीज इनटू डैश, यानी एक सिक्योरिटी का प्राइस क्या लेंगे हम, वो अमाउंट निकालने के लिए जिस अमाउंट के पैसे हमारे क्लियरिंग मेंबर जिसने डिफॉल्ट करा है उसके अकाउंट से कटेंगे, तो ये जो प्राइस होता है, ये प्राइस ये होता है वैल्यूएशन प्राइस। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस कि हमने वो पैसा उसके क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट में डेबिट कर लिया जितने शेयर्स का उसने डिलीवरी नहीं दिया था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैल्यूएशन डेबिट। और जिन प्राइजेस पर ये वैल्यूएशन डेबिट कंडक्ट किए जाते हैं वो प्राइजेस को हम बोलते हैं वैल्यूएशन प्राइजेस। ये वैल्यूएशन प्राइजेस यूजुअली जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होता है वो प्राइस होता है। यहाँ पर देखते हैं NSCCL कंडक्ट फॉर बाइंग एन ऑक्शन फॉर सिक्योरिटी शॉर्टेजेस। इसके ऊपर वाला देखते हैं, सिक्योरिटीज पे इन डे NSCCL आइडेंटिफाई शॉर्ट डिलीवरी आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद जो रिस्पेक्टिव क्लियरिंग मेंबर है इज डेबिटेड बाय एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटीज नॉट डिलीवर्ड बाय हिम एंड वैल्यूड एट अ वैल्यूएशन प्राइस कॉल्ड अ वैल्यूएशन डेबिट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद NSCCL कंडक्ट्स अ बाइंग इन ऑक्शन फॉर द सिक्योरिटी शॉर्टेजेस आफ्टर द पे आउट डे थ्रू द NSC। इफ बाय एन ऑक्शन प्राइस इज मोर देन द वैल्यूएशन प्राइस, मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे द डिफरेंस। अब देखो, लेट से जो उन 20 शेयर्स का पिछला क्लोजिंग प्राइस था, यानी वैल्यूएशन प्राइस वो 1 रुपी था, ठीक है, 1 रुपी का एक शेयर, तो 20 रुपये कैपिटल क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट में डेबिट कर दिए। अब जो 20 सिक्योरिटी है ना, अब बायर को तो NSCCL को पहुंचानी है वो 20 सिक्योरिटीज, बायर की थोड़ी ना गलती अगर क्लियरिंग मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो वो 20 सिक्योरिटीज NSCCL कहाँ से खरीदता है, ऑक्शन मार्केट से खरीदता है, जो ऑक्शन मार्केट मैंने आपको चैप्टर 2 में भी समझाई थी। तो क्या होता है, जो 20 सिक्योरिटीज हैं ऑक्शन मार्केट से वो खरीदेगा NSCCL। तो लेट सपोज कि वो 20 सिक्योरिटीज ऑक्शन मार्केट से NSCCL 1.5 रुपीज़ में खरीदा, ठीक है, तो 30 रुपीज़ NSCCL को वो 20 सिक्योरिटीज खरीदने में लग गए। मैंने क्या बताया कि हमारा वैल्यूएशन प्राइस 1 रुपये था, 20 सिक्योरिटी क्लियरिंग मेंबर ने नहीं दी, तो 20 रुपये से हमने क्लियरिंग मेंबर को डेबिट कर दिया, जिसे वैल्यूएशन डेबिट कहते हैं। 1 रुपये जिस प्राइस पे डेबिट किया वो वैल्यूएशन प्राइस होता है, विच इज द क्लोजिंग प्राइस, लास्ट क्लोजिंग प्राइस। उसके बाद वो जो 20 सिक्योरिटी हैं जो उसने नहीं दी, उनको उनका बंदोबस्त NSCCL करता है फ्रॉम द ऑक्शन मार्केट, क्योंकि उसकी तो ऑब्लिगेशन है, उसको तो बायर को देनी है, तो उसने ऑक्शन मार्केट से खरीदी। ऑक्शन मार्केट से जरूरी तो नहीं है 1 रुपये में खरीदी जाएगी, क्या पता 1.5 रुपये प्राइस चल रहा है ऑक्शन मार्केट में, तो NSCCL ने 1.5 रुपये पर सिक्योरिटी के हिसाब से खरीद ली 20 सिक्योरिटीज, तो NSCCL का खर्चा आया 30 रुपये। अब ये जो 10 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है ना, 20 रुपये का तो हमने क्लियरिंग मेंबर को डेबिट कर रखा था, पर 30 रुपये का एक्चुअल खर्चा आया, तो जो 10 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा है वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेगा क्लियरिंग मेंबर। जिसने गलती की वही तो बियर करेगा, तो क्लियरिंग मेंबर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक गुड द डिफरेंस।
NSCCL बियर नहीं करेगा क्योंकि उसकी गलती ही नहीं है, इसमें क्लियरिंग मेंबर की गलती है, उसने डिलीवरी नहीं दी टाइम पे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, इफ द बाय इन ऑक्शन प्राइस, यानी अगर ऑक्शन प्राइस ज़्यादा है वैल्यूएशन प्राइस से तो मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे द डिफरेंस। यही चीज़ मैंने बताई और ये MCQ में आती है। वैल्यूएशन प्राइजेस एट विच वैल्यूएशन डेबिट्स आर कंडक्टेड आर कॉल्ड वैल्यूएशन प्राइजेस। Valuation price for failure to deliver regular market limited physical market. Valuation price for securities which were not delivered on the settlement day is the closing price. ठीक है, उसके बाद जो लिमिटेड फिजिकल मार्केट डील्स होती हैं उसके लिए भी क्लोजिंग प्राइस ही होता है वैल्यूएशन प्राइस। फंड शॉर्टेजेस, अगर फंड की शॉर्टेज है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू की तो ट्रेडिंग मेंबर को अलाउ ही नहीं करते किसी भी सिक्योरिटी में ट्रेड करना, और पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं अगर मेंबर ने अपनी फंड की ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करी, मेंबर ने अपनी सिक्योरिटी की फुलफिल नहीं करी ऑब्लिगेशन, या फिर मार्जिन शॉर्टेज कर दी, या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्टेज कर दी। फिर आता है क्लोज आउट प्रोसीजर। ऑल शॉर्टेजेस नॉट बॉट इन आर डीम्ड क्लोज आउट एट द हाईएस्ट बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड टिल द डे ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ। यानी कि सारी की सारी जितनी भी शॉर्टेजेस होती हैं उनको हम क्लोज्ड आउट डीम कर देते हैं हाईएस्ट प्राइस पर फर्स्ट डे से ट्रेडिंग पीरियड के डे तक, जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं हो जाती पोजीशन। ये जो अमाउंट है ये उस मेंबर के पास क्रेडिट हो जाती है जो ये रिसीव कर रहा है शॉर्टेज ऑन द ऑक्शन पे आउट डे, जिस दिन ऑक्शन का सेटलमेंट होता है उस दिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन एसेंशियल टूल फॉर सेफ इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। तो हम पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारा होता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क अराइजेस when the parties do not discharge their obligations fully as and when they arise. काउंटर पार्टी रिस्क के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क, एक होता है प्रिंसिपल रिस्क। रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क होता है प्रायर टू द सेटलमेंट, यानी अभी सेटल नहीं हुई बट उससे पहले ही पार्टी ने ट्रेड कैंसिल कर दिया। अ टाइप ऑफ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम अ सिचुएशन इन विच अ पार्टी knows that the counterparty will be unable to meet the obligations and thus a new replacement will have to be entered into। यानी पार्टी को पता है पहले से कि जो सामने वाली पार्टी है वो ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल कर पाएगी तो उसको दूसरे एक कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल रिस्क होता है ड्यूरिंग सेटलमेंट। ये तब अराइव होता है इफ एक पार्टी ने डिस्चार्ज कर दी अपनी ऑब्लिगेशन बट जो सामने वाली काउंटर पार्टी है उसने डिफॉल्ट कर दिया। द सेलर और बायर ऑफ द सिक्योरिटी सफर्स दिस रिस्क। तो जो प्रिंसिपल रिस्क है उसमें कोई एक पार्टी सफ़र करती है, या तो सेलर या फिर बायर। जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क था उसको कैसे कम किया जाए, टाइम गैप जो होता है ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट का उसको रिड्यूस किया जाए बाय नेटिंग सिस्टम। उसके बाद प्रिंसिपल रिस्क को कम करने के लिए काउंटर पार्टी लाई जाए सच एज NSCCL। फिर आता है सिस्टम रिस्क जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेशनल, लीगल और सिस्टमिक रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होता है ऑपरेशनल फेलियर्स के कारण जैसे एरर्स, फ्रॉड्स एक्सेट्रा। लीगल रिस्क में आता है अगर लॉज या फिर रेगुलेशंस ही सपोर्ट नहीं कर रहे सेटलमेंट करवाना। उसके बाद आता है सिस्टमिक रिस्क, मतलब एक पार्टी ने फेलियर किया डिस्चार्ज करने से ऑब्लिगेशन जिसके कारण दूसरी पार्टी भी फेल हो गई। रिस्क मैनेज कैसे किया जाता है, तो NSCCL ने इंश्योर किया है कि ट्रेडिंग मेंबर की ऑब्लिगेशन एडिक्वेट हो विद देयर नेटवर्थ और एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पुटअप किया है। इसमें क्या होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मार्जिन्स होते हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी में आपका कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जिसमें आपके कैश, बैंक, FD, बैंक गारंटी ये सब आते हैं। अदर लिक्विड एसेट्स में आपका आता है लिक्विड, यानी ग्रुप 1 वाले इक्विटी शेयर्स जिनकी इम्पैक्ट कॉस्ट 1% से कम होती है, वैसे वाले इक्विटी शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। साथ साथ म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन डीमैट फॉर्म एज डिसाइडेड बाय NSCCL। नाउ कमिंग टू मार्जिन, तो मार्जिन्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो मार्जिन इज द अमाउंट और सिक्योरिटी विच एन इन्वेस्टर हैज़ टू पे टू हिज और हर स्टॉक ब्रोकर बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रेड। यानी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले इन्वेस्टर को कुछ मार्जिन देना पड़ता है कि इन केस अगर उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर लिया तो वो पैसा यूटिलाइज हो जाएगा।
मार्जिन रिक्वायरमेंट सेबी प्रिस्क्राइब करता है और स्टॉक एक्सचेंज उसको इन्फोर्स करता है। मार्जिन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का की पार्ट होता है, इंश्योर करता है दैट बायर्स ब्रिंग मनी एंड सेलर्स ब्रिंग शेयर्स, जिससे उनकी ऑब्लिगेशन पूरी हो सके। फॉर इम्पोजिशन ऑफ मार्जिन, स्टॉक्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी एंड इम्पैक्ट कॉस्ट। पहला टाइप का मार्जिन होता है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन। इसमें आप कीवर्ड्स देख लो जो बोल्ड में हाईलाइटेड हैं एंड वो आप लिख कर आओगे एग्जाम में, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो वैल्यू एट रिस्क एक सिंगल नंबर होता है जो एस्टिमेट करता है कि एक शेयर में या एक शेयर के ग्रुप में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितनी है, लॉस ऑफ वैल्यू कितनी है। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये क्या करता है, हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड, जो पास्ट में प्राइस ट्रेंड चलता आ रहा है उसका एनालिसिस करता है with the given level of confidence, say 95 or 99% for a given period. Like VAR is calculated for a given period like a single day or a month. Margin is collected on a upfront basis, मतलब कि before the trade margin collect होता है, और margin is collected on the gross open position of the member. तो इसमें हमने क्या देखा, सिंगल नंबर होता है, लॉस की प्रोबेबिलिटी बताता है, एनालिसिस करता है हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की, एक गिवन पीरियड के लिए निकलता है, साथ ही अपफ्रंट बेसिस पे और ग्रॉस ओपन पोजीशन के ऊपर। कंप्यूटेशन ऑफ वार मार्जिन, इसमें ये 4 डेफिनेशन आती हैं, ये आप ऊपर से देख लो। 4 चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी सिग्मा सिक्योरिटी वार, साथ ही इंडेक्स सिग्मा इंडेक्स वार। तो सिक्योरिटी सिग्मा होता है एक सिक्योरिटी की वोलेटिलिटी कंप्यूटेड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ट्रेडिंग डे, यानी जो पहला वाला ट्रेडिंग डे था उसके एंड में सिक्योरिटी कितनी वॉलेटाइल है। फिर सिक्योरिटी वॉर, मतलब हाईएस्ट ऑफ 7.5% या फिर 3.5 सिक्योरिटी सिग्मा। नाउ इंडेक्स सिग्मा बस वही है, डेली वोलेटिलिटी बताता है इंडेक्स का, जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे के एंड में कंप्यूट की जाती है। इंडेक्स वार हायर ऑफ 5 और 3%, 5% और 3 इंडेक्स सिग्मा। अब ये पूरा बता रखा है कि लिक्विड में वार कितना होता है ये सब। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन वो होता है जो एक्सपेक्टेड लॉस कवर करता है सिचुएशंस में दैट गो बियॉन्ड दोज प्रिडिक्ट इन द 99% वैल्यू एट रिस्क, यानी जिनका जो वैल्यू एट रिस्क है वो 95% से भी ऊपर हो जाता है, उस केस में एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आता है। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 5% या फिर 1.5 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें से जो ज़्यादा होता है वो हमारा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है, और डेविएशन ऑफ डेली रिटर्न्स इन द लास्ट 6 months। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन is collected against the total liquid assets on a real-time basis. Moving forward to mark-to-market margin. Mark-to-market loss is calculated by marking each transaction in security to the closing price of the security at the end of trading. MTM is collected or adjusted from against the cash equivalent component of the liquid net worth deposit with the exchange. यानी मार्क टू मार्केट हर रोज कैलकुलेट होता है, और कैलकुलेट कैसे होता है कि जो सिक्योरिटी का करंट प्राइस है वो कितना डेविएट हुआ फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस। तो अगर मैंने 100 में शेयर खरीदा एंड वो 102 में क्लोज हुआ तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट, और अगर मैंने 100 में शेयर खरीदा वो 98 में क्लोज हुआ तो मुझे 2 रुपये का लॉस। नाउ क्रॉस मार्जिनिंग। क्रॉस मार्जिनिंग होती है offsetting position for a client in different segments have lower risk as loss on one position is offset by pre-other position. तो क्रॉस मार्जिनिंग में ऐसा होता है कि एक एसेट में मुझे प्रॉफिट हुआ और दूसरे एसेट में मुझे लॉस हुआ, तो मेरा एक एसेट का प्रॉफिट कैंसिल आउट हो जाता है दूसरे एसेट के लॉस से। एग्जाम्पल फॉर ऑन offsetting position can be a buy position of 100 in security in capital, short position of 100 in stock future। यानी मैंने स्पॉट मार्केट में बाय कर लिया एक शेयर, मतलब 100 शेयर स्पॉट मार्केट में, और मैंने फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ले ली, यानी सेल कर दिया फ्यूचर 100 शेयर का। तो ये क्रॉस मार्जिनिंग हो गई
यानी मैंने उल्टी पोजीशन ले ली, अपोजिट, एक में बाय एक में सेल, दो अलग अलग मार्केट में। तो अगर मेरे को फ्यूचर मार्केट में लॉस होता है तो मेरे को इक्विटी में प्रॉफिट होगा, अगर मेरे को स्पॉट मार्केट में लॉस होता है तो मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। एज द रिस्क ऑफ द ऑफसेटिंग POS लोअर, मार्जिन रिक्वायरमेंट हैव टू बी लोअर। इससे क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इसको हम क्रॉस मार्जिनिंग कहते हैं। अब अगर मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाए तो मेंबर्स आर नॉट परमिटेड टू ट्रेड विद इमीडिएट इफेक्ट। अब यहाँ पर पेनल्टी है मार्जिन वायलेशन की। अगर फर्स्ट इंस्टेंस पे है तो 0.07, सेकेंड टू फिफ्थ में 0.07 तो लगेगा, प्लस 5,000, उसके बाद प्लस 20,000, फिर 10,000, ऐसे। नाउ कमिंग टू ऑनलाइन एक्सपोजर मॉनिटरिंग, NFCCL हैज प्लेस्ड एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम। तो NFCCL ने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाया है जिससे एक्सपोजर ऑफ मेंबर्स इज मॉनिटर्ड ऑन रियल टाइम बेसिस। मेंबर्स का एक्सपोजर मॉनिटर होता है एक रियल टाइम बेसिस पर। ऑनलाइन सर्विलेंस मैकेनिज्म जनरेट करता है वेरियस अलर्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन एनी प्राइस और वॉल्यूम मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन लाइन विद पास्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। अगर कोई ऐसी मूवमेंट आ रही है जो कि पास्ट ट्रेंड्स के साथ लाइन में नहीं है, तब अलर्ट्स जनरेट होते हैं और वो सारे के सारे ट्रेडिंग मेंबर्स को भेजे जाते हैं। जितनी भी सिक्योरिटीज़ की ओपन पोजीशन है वो भी एनालाइज होती हैं, साथ में जो भी र्यूमर्स हैं प्रिंट मीडिया में उनको भी ट्रैक किया जाता है। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। ऑफलाइन मॉनिटरिंग में एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग मेंबर्स आर टू बी इंस्पेक्टेड, यानी इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं जिससे ये पता चले कि वो कितने कि उनका लेवल ऑफ कंप्लायंस क्या है विद द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये मैंने आपको अच्छे से सैम्पल पेपर वाली वीडियो में भी बताया था कि ISIN एक सिक्योरिटी का यूनिक नंबर होता है। सेबी बीइंग द नेशनल नंबरिंग एजेंसी फॉर इंडिया, नेशनल नंबरिंग एजेंसी सेबी है, उसने NSDL को परमिट किया है कि वो ISIN अलॉट कर सके डीमैट शेयर्स का। और जो गवर्नमेंट शेयर्स हैं उनका ISIN हमारी RBI करती है। While allotting ISIN, NSDL ensures that different ISIN are issued to physical and DMAT securities of same issue, यानी फिजिकल का अलग और डीमैट का अलग। ISIN 12 कैरेक्टर लॉन्ग होता है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला प्रीफिक्स, फिर बेस नंबर, फिर चेक। कंट्री कोड होता है सबसे पहले, USA है तो US, इंडिया है तो IN। उसके बाद इशूअर टाइप ABCDEF होता है। इसमें A सबसे बड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, F में सबसे छोटा आता है म्यूचुअल फंड, फिर B में आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, C में हो गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर D में हो गया यूनियन टेरिटरीज, E से कंपनीज, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, F से म्यूचुअल फंड। फिर ये भी MCQ में आ सकता है, आप थोड़ा देख लो। इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों के लिए ISIN का कोड 1 होता है, फिर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का 3-4, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर का 7-8, फिर रेगुलर रिटर्न बॉन्ड और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का 9 और 10, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और स्टेप डिस्काउंट बॉन्ड का 11 और 12, वारंट्स और कमर्शियल पेपर का 13 और 14, पास थ्रू सर्टिफिकेट और COD का 15-16 और सिक्योरिटी रिसिप्ट का 18। द चेक डिजिट एट द एंड ऑफ ISIN is computed to check the validity of the ISIN। लास्ट में चेक डिजिट होता है, उससे वैलिडिटी पता चलती है। फिर आता है हमारा सेबी इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस 2008। तो सेबी ने 2008 में ये रेगुलेशंस पास करी इंटरमीडियरीज की फंक्शनिंग के लिए। इंटरमीडियरीज में हमारे आते हैं ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू एन इशू, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, ये सब। इसके फीचर्स ये हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन है जो कि सारे के सारे इंटरमीडियरीज पर एप्लीकेबल है। एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इंटरमीडियरीज हैव बीन मेड परमानेंट, यानी इंटरमीडियरीज का जो रजिस्ट्रेशन है उसको परमानेंट बेसिस पे ग्रांट किया गया है अनलेस सरेंडर ना किया जाए। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट हैज बीन एनेबल्ड विदाउट गोइंग थ्रू लेंथी प्रोसेस। अगर किसी को अपना जो है रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करना है उसके लिए कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, ईजिली हो जाएगा।
और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एक एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फीस। उसके बाद आता है सेबी रेगुलेशन 2015। ये इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। इसका मीनिंग सेलिंग और बाइंग इन सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि किसी ने सिक्योरिटीज खरीद दी या बेच दी एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, यानी कंपनी के किसी अंदर के बंदे ने इंफॉर्मेशन लीक कर दी और शेयर्स खरीद के प्रॉफिट कमा लिया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस: इनसाइडर वो बंदा होता है जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है या फिर डीम टू हैव बीन कनेक्टेड विद द कंपनी, रीजनेबली एक्सेप्टेड टू हैव एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कनेक्टेड पर्सन वो हो सकता है जो कंपनी का डायरेक्टर है या फिर लग रहा है कि वो डायरेक्टर है। उसके बाद एक ऑफिसर की या एम्प्लॉय की पोजीशन होल्ड करता है इन्वॉल्विंग अ प्रोफेशनल। Person is deemed to be connected if such person is a company under the same management, is a merchant banker, relative of ऊपर लिखे गए persons का banker of the company। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है बट इंटेंटेड है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, बाय बैक, मेजर एक्सपेंशन प्लान्स हो गए, अमेलगमेशंस यानी दो फर्म्स का मर्ज होना, मर्जर्स और टेक ओवर, एक ने इंक्वायर कर लिया दूसरी कंपनी को। अनपब्लिश इंफॉर्मेशन मतलब जो पब्लिश नहीं की गई। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर एंड इंटरनल प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसमें इनिशियल डिस्क्लोजर होता है, कोई भी बंदा जो कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा 2 वर्किंग डेज के अंदर। एनी पर्सन जो डायरेक्टर है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन 2 वर्किंग डेज। डायरेक्टर को अपने शेयर्स बताने पड़ते हैं 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। फिर कॉन्टिन्यूस डिस्क्लोजर चलता रहता है। कोई भी पर्सन, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कोई भी पर्सन जिसके पास मोर देन 5% शेयर्स हैं किसी भी लिस्टेड कंपनी में शुड डिस्क्लोज टू द कंपनी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इफ देयर हैज बीन चेंज इन सच होल्डिंग्स। लास्ट डिस्क्लोजर से अभी करंट डेट में कोई चेंज आया है और वो चेंज 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है या फिर 25,000 शेयर से ज़्यादा का है या फिर 1% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग से ज़्यादा का है, तो डिस्क्लोजर 2 वर्किंग डेज में करना पड़ेगा। अब आते हैं डिस्क्लोजर बाय कंपनी टू स्टॉक एक्सचेंज। एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी को भी स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सेबी एक्ट जो 2002 में अमेंड हुआ उसमें पेनल्टी इंक्रीज कर दी गई इनसाइडर ट्रेडिंग की 25 करोड़ तक, वरना 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वाह भाई वाह, तुमने कमाए 50 लाख, पेनल्टी तुम 1.5 करोड़ की दोगे, बढ़िया है। इन्वेस्टिगेशन: अगर सेबी को लगता है कि किसी ने वॉयलेट कर दिए मेरे प्रोविजंस इनसाइडर रेगुलेशंस के फलाना, तो सेबी के पास ऑप्शन है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है सेबी के पास। आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट सेबी अपनी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करता है सस्पेक्टेड पर्सन को और उससे रिप्लाई मांगता है 21 दिन के अंदर अंदर। रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई के बाद सेबी मेजर लेता है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद आती है सेबी रेगुलेशन 2003। इसमें कुछ डेफिनेशंस है। फ्रॉड इंक्लूड ऐसा कोई भी एक्ट या एक्सप्रेशन टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू डील इन सिक्योरिटीज वेदर और नॉट देयर इज अ रॉन्गफुल गेन, मतलब दूसरे पर्सन को इंड्यूस करना कि तुम इन सिक्योरिटीज में डील करो। फ्रॉड में इंक्लूड हो सकता है कोई मटीरियल फैक्ट तुमने छुपा दिया जो उसके हार्म का हो। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस तो कर दिया बट उसको पूरा नहीं किया। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज अदर लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स, कोई और एक्ट जिसको कोई और लॉ फ्रॉड मानता है। फॉल्स स्टेटमेंट बोल दिया, झूठ बोल दिया। फिर डीलिंग इन सिक्योरिटीज इफ डिफाइंड टू इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग एन इशू बाय पर्सन एज प्रिंसिपल एजेंट और इंटरमिशियरी। तो इसमें प्रोहिबिशन आता है कुछ डीलिंग्स के लिए। पहला आता है बाय, सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज विद अ फ्रॉडलेंट मैनर। फ्रॉडलेंट मैनर में डीलिंग नहीं होनी चाहिए। यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद इशू लिस्टेड और प्रपोज टू बी रिकॉग्नाइज इन अ स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी मैनिपुलेटिव और कोई भी डिसेप्टिव डिवाइस यूज नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय एनी डिवाइस स्कीम टू डिफ्रॉड इन कनेक्शन, कोई भी ऐसा डिवाइस या कोई भी ऐसी स्कीम जो इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड करे वो यूज़ नहीं होनी चाहिए और सारी की सारी पहले से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होनी चाहिए।
Exchange in any act, practice in course of business which operates would operate as fraud. अब prohibition of manipulative and fraudulent unfair trade practices. तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये सब आता है, इंडल्जिंग इन एन एक्ट विच क्रिएट्स फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस, मतलब जिससे कुछ गलत या फिर मिसलीडिंग लगता है ट्रेडिंग के बारे में. इंटरमिशरी क्लाइंट्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन देती है जो वेरीफाई नहीं किया जा सकता, मतलब अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन. एडवर्टीजमेंट जो मिसलीडिंग हो, जो इन्फ्लुएंस करे इन्वेस्टर्स को. प्लांटिंग फॉल्स और मिसलीडिंग न्यूज़. अब आते हैं डिपॉजिटरी एक्ट पर. अब सिंस ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफ़ी ग्रोथ आया, तो देयर वर लिमिटेशंस इन द फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे थेफ्ट, बैड डिलीवरी, चोरी हो जाती थी, ये सब. पेपर बेस्ड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट वॉज रिप्लेस विद डिपॉजिटरी एक्ट 1966. डिपॉजिटरी वो होती है जो एक बैंक की तरह होती है, जो शेयर्स को रखती है डीमैट फॉर्म में. इसके ऑब्जेक्टिव थे डीमेटेरियलाइज करना सिक्योरिटीज को, साथ ही फॉलो करना ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली, यानी पर्सन टू पर्सन मूव ना करके अकाउंट में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज आ जाएं. बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसका नाम डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर होता है, जिसके नाम पे अकाउंट होता है. डिपॉजिटरी एक बैंक होता है जिसमें शेयर्स स्टोर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. इशूअर वो होता है जो इशू करता है. पार्टिसिपेंट पर्सन जो रजिस्टर्ड है सेबी एक्ट 1992 के अंदर. अब राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं डिफरेंट पार्टीज की. अगर कोई केस में लॉस हो जाता है इन्वेस्टर को, तो उसको इंडेमनिफाई करती है डिपॉजिटरी. राइट्स होते हैं डिपॉजिटरी के और बेनिफिशियल ओनर के. बेनिफिशियल ओनर के पास सारे हक होते हैं, अधिकार होते हैं बेनिफिट्स के, जो भी लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी हैं. एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट के बीच में. फंजिबल फॉर्म, सारी की सारी फंजिबल यानी कि डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड होती हैं. ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी. एक बार रिसिप्ट आ जाए पार्टिसिपेंट से, डिपॉजिटरी को ट्रांसफर करना पड़ता है इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी. सर्विस ऑफ डिपॉजिटरी. Any person through a participant may enter into an agreement in such form as may specified by the bylaws. टाइमलाइन देख लेते हैं. 2008 में सेबी रेगुलेशन आई, फिर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग 2015, फिर प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस 2003 और डिपॉजिटरी एक्ट था सबसे पुराना 1996. फिर ये रिपीट हो गया ISI इन. विद दिस आवर चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीटेड. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आस्क करिए. बाय बाय.